बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे होंगे। हम प्रोटीन्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और थोड़ा सा लेंथी हो गया टॉपिक, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल लॉन्ग के अंदर ये आता है। तो आपने इसे अच्छे से सुनना है। जो प्रीवियस लेक्चर्स गुजरे, जो आज का लेक्चर है, हमने दो स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लिया था। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ ही रहा है। टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या था। अच्छा, दोनों स्ट्रक्चर ना थोड़े से मिलते जुलते हैं, इस वजह से बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन भी रहती है। जो टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ये दोनों के दोनों मौजूद होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर। ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर तो फिर फर्क कैसे करेंगे कि इस ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शरी और इसके अंदर क्वार्टरनरी है। तो हम डिफरेंशिएट करवाते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसके अंदर अगर आप उसकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टडी कर रहे हो तो हम उसे टर्शरी में करते हैं। दो को या एक से ज़्यादा को स्टडी कर रहे हो तो हम उसे क्वार्टरनरी के अंदर करते हैं। इनके अगर आप कुछ फीचर्स देखें टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के, तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कंपैरेटिवली फीचर्स दिए हुए हैं। ये यहाँ पर आप देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली बात बताई है, हमने पढ़ा था कि सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आया था जिसमें एक लीनियर चेन नजर आ रही थी। अदरवाइज पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड होती है, फोल्ड होती है। अगर वो बेंडिंग और फोल्डिंग इस तरीके से हो रही है कि वो आपको जो स्ट्रक्चर बना रही हो या तो अल्फा हेलिकल यानी स्पाइरल शेप हो या फिर बीटा प्लीटेड शेप टाइप नजर आ रही हो, तो हम कहते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो और फोल्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाए वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाए, तो हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली द टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इस वजह से यहाँ पे पहली बात लिखी है कि बेंडिंग एंड द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अपॉन इटसेल्फ। बॉन्ड याद रखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन स्ट्रक्चर्स में आपने बॉन्ड्स और एग्जाम्पल्स को नहीं भूलना। देखो, प्राइमरी के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था। सेकेंडरी के अंदर वो तो होंगे ही जो पीछे से आ रहे हैं, साथ साथ नया बॉन्ड हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था। यहाँ पर जो बॉन्ड मौजूद है देखें, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और कौन सा है साथ में पेप्टाइड। इसका मतलब ये है कि टर्शरी स्ट्रक्चर का अपना स्पेसिफिक बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। तो सम टाइम अगर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो अपने ऊपर और फोल्ड होने के बाद वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दे, तो हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली द टर्शरी स्ट्रक्चर। और सबसे जो स्टेबल एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी कन्फिगुरेशन होती है, वो एक ऐसी होती है, क्योंकि आपने पढ़ा वाटर सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए अट्रैक्शन रखता है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएं। जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो तो हम कहते हैं वाटर उनके लिए अट्रैक्शन ही नहीं रखता। तो आप देखोगे सबसे जो एक स्टेबल टर्शरी कन्फिगुरेशन बनेगी वो एक ऐसी बनेगी जिसमें दो तरह के आपको अमाइनो एसिड्स नजर आएंगे। कुछ ऐसे जो पानी के अंदर हल हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो पानी के अंदर हल नहीं होते। जो पानी के लिए अट्रैक्शन रखते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है। कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक। अच्छा, जो कुछ ऐसे होंगे जो वाटर के लिए अट्रैक्शन नहीं भी रखते होंगे, उन्हें हम कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक है। कौन से हैं, हाइड्रोफोबिक। अब देखो, हाइड्रोफोबिक को मैंने अंदर बनाया, हाइड्रोफिलिक को मैंने सरफेस पे बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द स्टेबल टर्शरी कन्फिगुरेशन इज दैट कन्फिगुरेशन स्ट्रक्चर को कहते हैं इन विच हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस while the hydrophobic amino acids are buried inside। तो हाइड्रोफिलिक सरफेस के ऊपर मौजूद हैं और पानी में हल हो सकते हैं। इसका मतलब फिर तो स्ट्रक्चर कोई खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की वजह से ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो हम कहते हैं सबसे स्टेबल एक जो टर्शरी कन्फिगुरेशन है, एक ऐसी कन्फिगुरेशन है जिसमें हाइड्रोफिलिक आपको सरफेस पे नजर आएंगे, हाइड्रोफोबिक आपको अंदर बरिड नजर आएंगे। ये हम कहते हैं कि प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। क्वार्टरनरी को देखो, एग्रीगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
यानी कि यहाँ पर आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन नजर नहीं आएगी बल्कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स नजर आएंगी। इस वजह से हम कह रहे हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कहते हैं मजमुआ को इकट्ठा हो जाना। एग्रीगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड दैट आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है। उसके साथ साथ पहले वाले बॉन्ड तो चले आ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, पेप्टाइड भी होगा, डाइसल्फाइड भी होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। टर्शरी और क्वाटरनरी में जो वाज़े फर्क है, एक तो ये बॉन्ड का है और दूसरा नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का वाज़े फर्क होता है। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आप हीमोग्लोबिन के एग्जाम्पल पढ़ते हो। हीमोग्लोबिन को आप प्राइमरी में भी पढ़ के आए हो, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था प्राइमरी की कोई फंक्शनल एग्जाम्पल नहीं है। वहाँ पे जो हमने हीमोग्लोबिन को पढ़ा सिर्फ उसके अंदर नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को पढ़ा था। तो जब भी आप किसी एक ग्लोबुलर प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को डिस्कस करते हो तो हमेशा हम डिस्कस करते हैं उसे क्वाटरनरी में। देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है हीमोग्लोबिन का, जिसमें आपको एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स नज़र आ रही हैं और ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जितने भी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हैं सबसे कॉम्प्लेक्स यही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने प्रोटीन्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा वेरियस। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, फिर इसी के अंदर एग्जांपल्स भी आ जाएंगी। जो कुछ हमने पढ़ा प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर पढ़े ना उनकी एग्जांपल्स भी यहीं पे कोट हो जाएंगे। प्रोटीन को ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन तो हमने कहा था या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या फिर फंक्शनल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल में आपने एग्जांपल पढ़ी थी कोलेजन की, स्ट्रक्चर के अंदर आपने कैरेटिन की एग्जांपल पढ़ी थी। फंक्शनल के अंदर तो हमने बेबहा एग्जांपल पढ़ी, कुछ डिफेंसिव प्रोटीन्स पढ़ी थी। इसी तरह से हमने प्रोथ्रोम्बिन का रोल देखा, क्लॉटिंग प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है, मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन है। ये है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर आप प्रोटीन्स को कैसे क्लासीफाई करते हो। सबसे पहले दो टाइप्स हैं, एक फिब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस या ग्लोबुलर, तो हम कहते हैं ऐसी प्रोटीन्स दो तरह की हैं। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर हम प्रोटीन को दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तरह की कैटेगरी को हम नाम देते हैं फिब्रस प्रोटीन और दूसरी तरह की कैटेगरी को हम नाम देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो फिब्रस प्रोटीन जो होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल्स। फिब्रल्स कहते हैं धागों को, ऐसे धागों की शक्ल में। इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, ये फिब्रस प्रोटीन्स है। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है वो या तो स्फेरिकल है या एलिप्सॉइडल है। या तो आपको ये ऐसे नजर आ रही हैं या आपको ऐसे नजर आ रही हैं, स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल शेप के अंदर आपको नजर आती हैं। तो पहला जो बड़ा फर्क है वो इनकी शेप का है। दूसरा फर्क स्ट्रक्चर का। देखो अभी आपने पढ़ा स्ट्रक्चर, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, 4 हैं। तो हमने देखना है कि वो तमाम जो फिब्रस प्रोटीन है इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो आप याद रखें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसका मतलब है जो एग्जांपल आप फिब्रस प्रोटीन की पढ़ोगे वही आप प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन कर सकते हो। क्लियर बात। तो फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आप जो बातें पढ़ोगे वो एक बात ये पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर कैसा मौजूद होता है। इधर हमने देखा जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है इनके अंदर टर्शरी भी है और मजे की बात है इनके अंदर क्वाटरनरी भी है। लेकिन अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी और क्वाटरनरी में से पूछ लिया जाए कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, तो तब हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम। टर्शरी स्ट्रक्चर इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादातर प्रोटीन्स के अंदर एप्लीकेबल होता है। इस वजह से हम कहते हैं टर्शरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिब्रस प्रोटीन एक्वस मीडियम के अंदर फिब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होती हैं, ये हल नहीं होती। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं ये सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर। क्लियर। सॉल्युबिलिटी आपने याद रखनी है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स सॉल्युबल हैं एक्वस मीडियम में, जबकि फिब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं। नेचर, दो बातें। पहली बात कि फिब्रस प्रोटीन जो होती हैं ये नॉन क्रिस्टल लाइन है, और अगली बात इलास्टिक। देखो धागा जो होता है वो इलास्टिक होता है ना,
तो इससे याद रखना है आपने कि जो फिब्रस प्रोटीन होती हैं ये इलास्टिक होती हैं और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं ये इलास्टिक नहीं होती। अच्छा, जो पानी के अंदर सॉल्युबल है, याद करने का तरीका है, क्रिस्टलाइन भी वही है। जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है वो नॉन क्रिस्टलाइन है। देखो मैंने कहा ये इनसॉल्युबल है, नॉन क्रिस्टलाइन है, ये सॉल्युबल है, ये क्रिस्टलाइन है। याद करने का तरीका, फिब्रस प्रोटीन इलास्टिक इन नेचर वाइल द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर इन इलास्टिक इन नेचर। तो ये आपने इनके कंपैरेटिवली फीचर याद रखने। स्टेबिलिटी, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, कि ज़्यादा स्टेबल है फिब्रस प्रोटीन, और इनके ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से आप कहते हो कि ये ज़्यादातर ना आपको स्ट्रक्चर्स बनाते हुए नजर आएंगे। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्टेबल ज़्यादा है, ये लेस स्टेबल होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अच्छा, कैसे आपको अंदाज़ा होगा? देखो जैसे अंडा है ना, अंडे के अंदर प्रोटीन मौजूद है, आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो वो फौरी तौर पे हम कहेंगे कि टूट जाएगी। क्या होगी? आपने कोई भी कंडीशंस को चेंज किया तो हम कहेंगे वो स्टेबल ना रहे, और कंडीशन चेंज करने से जिसकी स्टेबिलिटी जल्दी ख़त्म हो जाए उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये जो है कंडीशन जब आप चेंज करते हो ना तो ये काफ़ी हद तक उसको बर्दाश्त करते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल। नीचे मैंने रोल पहले ही बता दिया, इनका स्ट्रक्चरल रोल है, इनका फिजियोलॉजिकल या फिजिकल रोल होता है। जो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन होती हैं इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है, इसका आप याद रखें फंक्शनल रोल होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर बनाने के अंदर इन्वॉल्व है। अभी आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तभी स्ट्रक्चर्स बना रही है। मैंने पहले ही आपको लिपिड्स में भी बताया कि स्ट्रक्चर्स बनाने में हमेशा वो तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जो हमेशा वाटर में इनसॉल्युबल हैं। जो चीज़ें वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। तो इस वजह से हम कह रहे हैं इसका स्ट्रक्चरल रोल है, इसका फंक्शनल रोल है। एग्जाम्पल देखो सिल्क फाइबर या स्पाइडर वेब, इसी तरह से आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कैराटिन की, फिब्रिन की, मायोसिन यहाँ पे दी हुई है। ये सारी की सारी फिब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल में आती हैं। अब आप देखो कैराटिन क्या कर रही है, आपके हेयर और नेल का स्ट्रक्चर बना रही है, तभी हम कह रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है ज़्यादातर। तो आपको जो फिब्रस प्रोटीन है उसमें आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि सिल्क फाइबर किसके अंदर मौजूद है? सिल्क वर्म के अंदर, स्पाइडर वेब के अंदर। इनके अंदर मौजूद जो प्रोटीन होती है ना वो फिब्रस प्रोटीन है, धागे की शक्ल में होता है ना जो स्पाइडर वेब होता है, उसमें प्रोटीन है। तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये फिब्रस प्रोटीन्स होती हैं धागे की शक्ल में, फिब्रिल्स की शक्ल में, और इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस वजह से प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर भी आप ये एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें आपने पढ़ा कि पॉलीपेप्टाइड चेन हमेशा फ्लैट नहीं होगी, बल्कि ये जितनी भी प्रोटीन होंगी इनके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो क्या करेगी, आपको फोल्ड होके अल्फा हेलिकल या बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती नजर आई। इधर जो आप एग्जांपल पढ़ते हो वो एंजाइम्स की, हार्मोन्स की, एंटीबॉडीज़ की, हीमोग्लोबिन की, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट। आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर एंजाइम्स के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर आ जाता है कि बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द एंजाइम, तो हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। और एंजाइम्स कौन सी प्रोटीन्स है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। क्लियर? इसी तरह से हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो होती है ना है तो ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि हमने कहा था टर्शरी क्वार्टरनरी दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, अदरवाइज है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। तो देखो जो प्रोटीन वाला टॉपिक था ना हमारा वो यहाँ पर वाइंड अप होता है। हमने उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। हमने प्रोटीन्स के अंदर देखा कि प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या है,
हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड जो होते हैं इनकी पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनती हैं। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हमने देखा। अमाइनो एसिड्स के साथ साथ हमने प्रोटीन्स की कुछ स्ट्रक्चरल टाइप देखी, कुछ फंक्शनल टाइप हमने देखी। इसी तरह से हमने देखा कि प्रोटीन्स के अंदर कुछ फिब्रस प्रोटीन है, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। देखो ये जो स्टार्ट के अंदर आपने कुछ स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाली और तमाम की मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी। तो ये प्रोटीन के अंदर। आखिरी स्लाइड के अंदर कुछ एमसीक्यूज हैं प्रोटीन के टॉपिक से रिलेटेड। जो कुछ भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड ना कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं और आपने इन तमाम एमसीक्यूज के खुद आंसर देने हैं। पहला एमसीक्यू है वैरायटी अमंग द अमाइनो एसिड इज ड्यू टू द। वैरायटी किस बात पर डिपेंड करती है मैं नहीं बताऊंगा। स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर। हाँ ये वाली बातें कुछ रह गई। मैं आपको बताता हूं कि दो चीजें कि टेम्परेचर सेंसिटिव बॉन्ड जो होता है ना, टेम्परेचर सेंसिटिव बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और पीएच सेंसिटिव बॉन्ड जो होता है, पीएच सेंसिटिव बॉन्ड ये आयनिक बॉन्ड होता है। अब क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 की कुछ बातें हैं, आयनिक बॉन्ड होता है। अब आपने देखना है एमसीक्यू उन्होंने पूछा कि स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपने कौन से स्ट्रक्चर में पढ़ा। अगर सब में पढ़ा तो आपने ये देखना है कि किस में सबसे पहले आया, ठीक है, वो उसका सब। देखो कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो मखसूस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको स्पेसिफाई किया कि ये इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पीछे से चले आ रहे हैं। तो आपने उन्होंने यही पूछा कि स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। आपने अब खुद आंसर बताना है, मैंने काफ़ी सारा क्लू दे दिया आपको। पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोटीन इज, उन्होंने पूछा कि पेप्टाइड बॉन्ड, मैंने जो पहली डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि ये पेप्टाइड आयनिक होता है, हाइड्रोजन होता है, कोवेलेंट होता है, हाइड्रोफोबिक। इसका आंसर आपने बताना है। इसके अलावा फिब्रस प्रोटीन कैन नॉट गो बियॉन्ड द, यानी कि प्रोटीन्स के कौन से स्ट्रक्चर से आगे फिब्रस प्रोटीन नहीं हो सकती। मैंने कहा प्राइमरी में कोई फंक्शनल एग्जांपल नहीं है। सेकेंडरी वाली प्रोटीन्स जो है वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं अभी आपने डिफरेंस के अंदर पढ़ा। टर्शरी और क्वार्टरनरी वाली कौन सी होती हैं वो भी अभी आपने डिफरेंस में पढ़ा। इसका मतलब ये है कि अब आप बड़ा आसानी से बता सकते हो कि कौन से स्ट्रक्चर से आगे फिब्रस प्रोटीन नहीं जा सकते। तो ये कुछ एमसीक्यू थे। हैव अ नाइस डे। अच्छे से नाश्ता करें, अच्छे से लेक्चर अटेंड करें। वो तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं है, खाते पीते तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं आप। और सबसे लास्ट में ये, कोई हॉबी से तो नहीं पूछना आपने। अपना बेटा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।